स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ आज वॉशिंगटन से अमेरिका से जुड़ रहे हैं जे सुशील, जो कि पत्रकार भी रहे हैं, बीबीसी में हमारे साथी भी रहे हैं और इस समय वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में वो साहित्य में शोध कर रहे हैं। उनसे उनको हमने इसलिए आज आमंत्रित किया है अपने इस शो में कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोरोना का, उसका संक्रमण भारत में बड़ी तेजी से और पिछले एक दो हफ्ते में बड़ी तेजी से वो बढ़ना शुरू किया है। एक बार फिर लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि कहीं दूसरी लहर की तरह ये घातक तो नहीं होगी। हालांकि कई शोध ये भी बता रहे हैं कि शायद ये उस उतनी घातक या उसका इतना लीथल प्रभाव यहाँ पर ना हो जितना कि दूसरे दौर का हुआ था कोरोना का। उसको लेकर के तैयारियां भी चल रही हैं। चुनाव 5 राज्यों में होने हैं। चुनाव आयोग ने भी कई तरह से पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन और कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों को एक बार फिर से उनको रिजर्व किया जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, ताकि अगर जरूरत पड़ जाए तो उसका इंतजाम किया जाए। क्योंकि जो दूसरा दौर था, दूसरे दौर में ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जय सुशील से हम ये बात करेंगे कि चूंकि भारत की जो दिक्कतें रही, भारत की जो तैयारियां रही, तैयारियों के बावजूद लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी बात सही है कि ये अचानक से आई समस्या थी, तो पहले से इसकी तैयारी नहीं हुई। समस्या के दौरान ही सारी तैयारियां की गई। लेकिन दूसरे देशों में और बड़ी खास तौर पर अमेरिका और यूरोप की तुलना बहुत होती है कि वहां पे इस तरह से इंतजाम थे, वहां पर ऐसा था, वहां पर भी और ज्यादा दिक्कतें आई। तो अमेरिका के संदर्भ में सुशील जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो पहली बात तो ये कि अभी जो संकट है, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसका प्रभाव वहां पे किस तरीके से है? कितना खतरनाक जैसा दिख रहा है, या फिर ये दूसरी लहर की तरह से नहीं दिख रहा है और अभी इस तरह से भारत में भी ऐसा लग रहा है कि शायद उतना ज्यादा घातक ये ना हो? असल में क्या है कि एक तो अमेरिका में क्या होता है कि जब भी कोई चीज होती है तो यहाँ का जो रिएक्शन टाइम है बहुत फास्ट होता है कि बहुत क्विकली लोग रिएक्ट करते हैं। खास करके जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो हम लोगों को समझिए कि 15 दिसंबर के आसपास यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए कि भैया बाहर मत निकलिए। यहाँ पे वैसे भी लोग मास्क पहनते हैं बहुत ज्यादा, और जैसे यूनिवर्सिटी में या कहीं कहीं भी आप जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो आपको मास्क पहन के ही जाना था। अगर चार दीवारी है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। ये नियम अभी तक चल रहा था, लोग पालन कर रहे थे। अगर आप सड़क पे हैं, बाहर हैं, तो मास्क खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी मास्क पहन के चल रहे तो कोई मना नहीं करता। अगर आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य है, बस में चढ़ रहे हैं तो अनिवार्य है, कार में बैठ रहे हैं, उबर ले रहे हैं तो अनिवार्य है। तो ओमिक्रॉन यहाँ पे असल में भारत से ज्यादा तेजी से बढ़ा था दिसंबर के महीने में, और बहुत ज्यादा। जैसे मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, उनको भी, वो भी बीमार है। तो अभी मैं परसों ही किसी को एंटीजन टेस्ट यहाँ पे जो होता है क्विकली $10 का, वो देकर आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फैल नहीं रहा है, यहाँ पे फैल रहा है। लेकिन क्या होता है कि प्रिकॉशन, यहाँ पे जब सरकार कहती है कि प्रिकॉशन लो, तो लोग ले लेते हैं प्रिकॉशन, तो वो एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। तो अभी जैसे ज्यादातर यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने बंद कर दिया है अभी। जो बड़े म्यूजियम्स थे उन्होंने बंद कर दिया, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए कि आप वहां नहीं जाएंगे। और ये 15-20 दिन के लिए, 15-20 दिन के बाद ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डाउन होगा। हालांकि मैं जहाँ पे हूँ एक छोटा सा शहर है, लेकिन न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में बहुत हालात खराब थे पिछले हफ्ते। मतलब इतना हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि उसमें ये भी है कि जैसे भारत में कह रहे हैं कि भाई उतना घातक नहीं है, मौतें कम हो रही हैं, तो वो सही बात है। उतनी मौतें नहीं हो रही जितनी कि 2020 मार्च में अमेरिका में हुई थी, जो विभत्स हुआ था। अभी 5 लाख लोगों का आंकड़ा सिर्फ अमेरिका का है कि इतने लोग मरे हैं। लेकिन मैं एक बात जो अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, बार बार, जैसे मैं ट्विटर पे देख रहा था, कहीं पे देख रहा था, लोग बार बार कहते हैं कि भाई अमेरिका में ऐसा हो रहा है और उससे बढ़िया भारत कर रहा है कि मेरा ये टेस्ट सस्ता है, वो टेस्ट सस्ता है। तो मुझे लगता है कि ये तुलना बहुत ही बेमानी है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण है कि क्यों भारत और अमेरिका की तुलना कोविड के मामले में, किसी भी मामले में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो एक जो लोगों को जानकारी नहीं है होती अमेरिका के बारे में, कि यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं होता है, सरकारी अस्पताल की कोई अवधारणा इस देश में नहीं है। तो जो भी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनकी अपनी समस्याएं हैं कि भैया बिना इंश्योरेंस के आपका इलाज नहीं होगा। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए मेडिकेड की व्यवस्था है, तो सरकारी कुछ अनुदान मिलता है, उससे इलाज होता है। तो वो हेल्थ सिस्टम इतना
क्लियर कट नहीं है भारत की तरह कि भाई सरकारी है और प्राइवेट है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये, दूसरा कि यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था अमीर लोगों के लिए है भाई। तो आप इंश्योरेंस कराएंगे, कोई 2000 का कराएगा तो उसको कम सुविधा मिलेगी, कोई 8000 का कराएगा तो उसको ज्यादा सुविधा मिलेगी, डॉक्टर आपको देखेगा तो उसका अलग पैसा लेगा। मतलब लूट तो है ही हेल्थ में, इसमें कोई डिनाई नहीं करना चाहिए। जो लोग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं या जो ज्यादा पैसे वाले भारत से आते हैं, वो ये बात कभी नहीं बताते भारत के लोगों को कि साहब उस देश में हेल्थ व्यवस्था बहुत ही खराब है। आप बात कर रहे हैं तुलनात्मक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, और वास्तव में यहाँ पे तुलनात्मक चर्चा होती रहती है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसमें जो आपने वहाँ की हेल्थ सिस्टम की बात की, भारत में भी हमने देखा, और अगर हम इस पर फोकस करते हैं, कोविड संक्रमण को ही फोकस करते हैं, सेकेंड वेव के दौरान चाहे फर्स्ट वेव रही हो, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉरपोरेट टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, वहां को लेकर के लोगों में बहुत शिकायतें थी। जाहिर सी बात है कि वहां या तो जिनका इंश्योरेंस था वो पहुंचे थे या फिर बड़े पैसे वाले थे, लेकिन उन लोगों का भी ये कहना था कि वहां जा करके जो लोगों के जीवित रहने की संभावना थी वो बहुत कम हो गई वहां बड़े हॉस्पिटल्स में जा करके। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये सामने देखने में भी आया, और जो सरकारी अस्पतालों में गए, भले ही वहां पे सुविधाएं कम थी और भी चीजें रही हों, लेकिन एटलीस्ट वो वहां पे ज्यादा, उनके बचने की संभावना भी ज्यादा रही, पैसे भी लोगों के नहीं खर्च हुए, कम खर्च हुए। तो ये जो फर्क है, क्या इस तरह का फर्क वहां भी दिखाई पड़ा, या फिर वहां पर सरकार ने सारे हॉस्पिटल्स को एक जैसा कर दिया था? नहीं, एक तो ये है ना कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल जैसी कोई चीज है नहीं, तो जो है सब प्राइवेट ही है। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का अपना एक अस्पताल है, जैसे कि बीएचयू है तो बीएचयू में एक अस्पताल है, तो वो जैसे सरकारी है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे प्राइवेट है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल है नहीं और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है और रिपोर्टिंग मीडिया की बहुत बहुत खतरनाक है, तो इसलिए वो वाला मसला हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ था कि मार्च 2020 में जब यहाँ सबसे खराब स्थिति थी, तो ऐसा जरूर हुआ कि भाई कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला या डेथ्स बहुत ज्यादा हुई थी। मतलब उस समय लाशें यहाँ भी, यहाँ तो चूंकि लाशें बहा नहीं सकते या जलाते नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दफनाया जाता है। तो कई बार क्या हुआ कि जो यहाँ पर अंडरटेकर होते हैं, जो कि लाशों को ठीक करते हैं, बाद में उसको दफनाने के लिए तैयार करते हैं, तो कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में तो खबरें छपी थी कि भाई ट्रक खड़ा है, बर्फ में लाशें गिर जा रही हैं, इतनी ज्यादा लाशें हो गई थी। तो वो सब मीडिया ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था उस समय। तो इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत नहीं हुई कि भाई जो आ गया अस्पताल में, भले ही बिल बहुत लंबा चौड़ा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी को हटा के किसी को दूसरे का इलाज कर दिया गया या झूठ बोल दिया गया। वो उतना ज्यादा नहीं था। ऐसा ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ फेयर है, जो यहाँ पे भी बहुत अमीर है उसको जल्दी मिल जाती है जगह। लेकिन भारत जैसी जो अफरा तफरी थी जो इस साल मई के महीने में, वैसी स्थिति नहीं बनी। लोग डरे हुए जरूर थे, और मार्च 2020 में तो बहुत खराब हालत थे यहाँ पे भी। जी, तो ये जो रिपोर्टिंग की बात आप कर रहे हैं, रिपोर्टिंग को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। यहाँ भी आपने देखा होगा, चूंकि आप तो रेगुलर टच में ही रहते हैं, यहाँ के मीडिया को भी देखते भी रहते हैं, आपकी बातचीत भी होती रहती है उस रिपोर्टिंग को लेकर के। और बहुत अभी तक ये सवाल, अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि जिन लोगों की उस दौरान डेथ हुई, उनकी कोविड से डेथ हुई या डेथ कॉज कुछ अलग लिखा अस्पतालों ने। ये सिचुएशन है इस तरह की, वहां पे कैसे रिपोर्ट हुई, और अस्पतालों ने जो लोगों की मौत हुई उसको किस तरीके से दर्ज किया? नहीं, इस मामले में तो अमेरिका की भाई तारीफ करनी होगी कि भाई मीडिया बहुत ही इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ तो राष्ट्रपति की भी आलोचना करते हैं लोग, और बहुत खतरनाक आलोचना करते हैं। तो कोविड के मामले में भी मीडिया की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। अगर अभी भी आप न्यूयॉर्क टाइम्स की साइट पे जाएंगे तो वो हमें हर दिन अपडेट करते रहते हैं कि भाई इतने केसेस आए, इतने लोग वैक्सीनेट हुए, इतनी डेथ्स हुई हैं। करीब करीब हर राज्य का आंकड़ा उसमें, कि पिछले 7 दिन में कितने केसेस आए, कितने कम हुए, तो ये सारे आंकड़े आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, वो ट्रैक कर रही है। इसके अलावा जो सरकारी सीडीसी है, जिसको यहाँ पे सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो विभाग है, उसकी साइट पे भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इसमें कहीं अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ लोग मर नहीं रहे थे मार्च के जैसा कि समझिए भारत में 2021 मई में हुआ, वैसी ही स्थिति करीब करीब यहाँ पे 2020 में थी। और उस समय किसी ने बेवजह सरकार की आलोचना नहीं की थी। ऐसा नहीं, जो लिबरल मीडिया था, जो ट्रंप विरोधी था, उसने भी रिपोर्टिंग में बहुत संयम बरता। ये नहीं कहा कि भाई ट्रंप ही गलत कर रहे हैं,
उन्होंने ये कहा कि साहब स्थिति बहुत भयावह है, सरकार कोई भी होती तो दिक्कत होती, बट उसको बचा बचा के रिपोर्ट निकली कि जितने लोग मरे, न्यूयॉर्क में बहुत खराब हालत है, सब रिपोर्ट हुआ। भारत में मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जो ये पूरा का पूरा राइट वर्सेस मतलब लिबरल मीडिया का मामला हो गया, तो लिबरल मीडिया तो अब कुछ रहा नहीं। तो ये जो लोग पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग या सरकारी आंकड़े भी जिस तरह से दिए गए भारत में कि इतने लोग जो है नेगेटिव हो गए, ये इस तरह के आंकड़े दिए जा रहे थे। इस तरह के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। अभी देखिए साइंस में एक भारत को लेके डाटा प्रकाशित हुआ है, वो कह रहा है कि भाई जो नंबर्स दिए गए भारत सरकार की तरफ से या जो भारत में रिपोर्टिंग हुई है उससे कम से कम 3 गुना अधिक है नंबर। तो ऐसा तो नहीं संभव है कि आप डाटा छुपा लेंगे, डाटा तो पता चल ही जाएगा। अब कितना छुपा लीजिएगा, आप 10 की जगह कहिएगा कि भाई 3 है 4 है, लेकिन इवेंचुअली नहीं, तो लोग समझेंगे ना। एक चीज थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा मैं। ये जो बात है ना कि जो टेस्टिंग की और पॉजिटिव निगेटिव और कितना वैक्सीनेशन हुआ, ये डेटा रेगुलरली यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी जारी हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने डेटा जो नहीं, है मैं वो डेथ्स के डेटा की बात कर रहा था कि जो लोग मर रहे हैं हाँ, उस ये डेटा की जरूर बात हो कर रहा सकता था। है कि उसमें कि भाई टेस्टिंग कितनी हो रही है, कितने लोग खुद से जा रहे हैं, या फिर कितने लोग जब केसेस बढ़ने लगे तो सरकार ने खुद से एफर्ट करके लोगों का मास लेवल पे जाकर के टेस्टिंग की। वो तो फिर उसकी स्थिति जब गंभीर होने लगती तब ऐसा हुआ। लेकिन हाँ हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन किया गया, जो कि जो रिपोर्टर्स हैं, खासतौर से जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, हम लोगों ने भी देखा, तो फील्ड में रहने पर लोगों को पता चला। और फील्ड में ही रहने पर नहीं, लोगों ने ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि हर लेवल पर डेटा मैनिपुलेशन की कोशिश की गई। हाँ, देखिए मुझे ये लगता है ना, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग अंडरलाइन नहीं करते हैं कि भाई देखिए चाहे जो भी सरकार हो, अभी तो 2020 में ये तो सरकार जीती भी सरकार थी, उसको तो चुनाव नहीं लड़ना था कुछ उस समय। तो अच्छा, दूसरा मैं समझता हूँ कि जो मोदी सरकार है उसके पास ये विल पावर भी है, और वो इस मामले में कोई भी एडवर्स जब फैसला लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने की भी उनकी ताकत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो, वो कुछ कई बार कहते हमको आपको ना पसंद हो लेकिन वो एग्जीक्यूट कर ले जाते हैं क्योंकि वो इतने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उस सेंस में जब ये हुआ पूरा का पूरा 2020 में जब ये सेकेंड वेव आ रहा था, तो उसमें सरकार अगर थोड़ा सा और अच्छे से एफर्ट करती तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा लोग, देखिए जो लिबरल या जो एंटी गवर्नमेंट है वो तो हमेशा बोलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये बात तो डिनाई कोई नहीं कर सकता ना यार कि दिल्ली में जो है पार्किंग लॉट्स में लाशें जल रही थी, वो तो तस्वीरें हैं, या गंगा में लाशें बहाई गई, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। अगर उसको आप डिनाई कर रहे हैं तो फिर तो यार आपकी मनुष्यता सवाल के घेरे में है ना। नहीं, ये तो क्योंकि ये बहुत सही बात है कि जो फर्स्ट वेव के बाद लोगों को लगा कि हमने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, सरकार के अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, वो दिखाई पड़ रहा था। और चूंकि हाँ उसी दौरान अमेरिका में और दूसरे देशों में भयावह स्थिति थी, लेकिन सेकेंड वेव में जब यहाँ पे भयावह स्थिति आई तो उसके लिए लोगों ने तैयारी भी नहीं की थी। तमाम हॉस्पिटल्स हाँ जो थे उनको डिसमेंटल कर दिया गया, जो कोविड के लिए बनाए गए थे। तो ये तो हाँ, ये उसी सेंस सरकार में की कह रहा हूँ, लापरवाही थी। उसी सेंस में कह रहा हूँ। अभी जैसे देखिए कि बाइडेन, अभी देखिए यहाँ पे 70% वैक्सीनेटेड लोग हो गए हैं, मतलब एक वैक्सीन तो 70% को मिल गया, अभी लोग वैक्सीनेट नहीं हुए यहाँ पे भी। तो उसको लेके अभी भी सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है कि भाई हो जाइए। अब नहीं, अब जाके साल भर के बाद कड़े नियम आ रहे हैं कि जैसे कई सारे दफ्तरों ने कर दिया कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम आपको स्कूल या कॉलेज या दफ्तर नहीं आने देंगे। तो दूसरा, जैसे ये जो अभी जैसे मैं भारत में पढ़ रहा था कि किसी आदमी ने 8 बार ले लिया वैक्सीनेशन, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं, वो चीजें यहाँ पे मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत और यूएस की ना कुछ मामलों में तुलना नहीं होनी चाहिए। एक तो ना देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे सस्ता और महंगा, तो सस्ता महंगा भी बहुत रिलेटिव टर्म है। मैं यहाँ पे हाँ, आके और हर बात के लिए ये थोड़ी दूंगा कि यार ये मतलब $1 70 का होता है। अब यहाँ पे इंटरनेट इतना महंगा है, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं साल महीने भर का जो इंटरनेट है मिनिमम, अगर आप वाईफाई लेते हैं अनलिमिटेड तो मिनिमम जो है $50 का है, उससे कम का आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। मेरे स्टेट में आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। और $50 का आप हिसाब करिए, 7,000, $50 ₹3,500 हो गए। सही भारत में बात तो है। इससे सस्ता ही है ना। तुलना के तो पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं ना, उसमें हाँ, देश काल परिस्थिति बहुत सारी चीजें डिपेंड एग्जैक्टली करती है। एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। चीज, एक एक दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया एक तुलनात्मक वाली ही बात, तो क्या यूएस की मीडिया में भी भारत के बारे में, चूंकि बड़े अखबारों में अगर जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में छप गया और जगह हो गया, रिपोर्ट हो गया, तो पता लग जाता है,
लेकिन क्या छोटे स्तर पर भी या जो रीजनल अलग अलग स्टेट्स के अखबार हैं या मीडिया है वहां का, वहां पर किस तरीके से यहाँ के बारे में रिपोर्टिंग की गई और अभी किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं। इलेक्शन के दौर हाँ, में हम ये कोरोना ये से ये कैसे ये निपट बात रहे मैं हैं? पिछले ये मेरा 5वां साल है अमेरिका में, और मैं तो बहुत छोटे, जिसको कहते हैं कि भैया जो बाइबल बेल्ट है, तो एकदम ही जिसको आप समझिए कि मैं भारत में मेरे शहर से किसी की तुलना हो, जैसे भोपाल है या जो लेड बैक सा शहर है, छोटा सा शहर है अपना, हम्म। बीच में है। तो एक बात लोगों को समझनी चाहिए, भारत के लोगों को, कि हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भारत में होते हैं अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड आदि आदि, अमेरिका के लिए दुनिया का कोई भी देश इंपॉर्टेंट नहीं है। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। उनको अपने से मतलब है। उसकी वजह यह है कि ये देश अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उसको दूसरे की परवाह ही नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया, उनको दुनिया से ही कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे चाइना को लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सामरिक चीजें बदल रही हैं, जो स्ट्रेटजी बदल रही है, खास करके कोविड के बाद से, तो लोग चाइना को लेके थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं कि चाइना से क्या हो रहा है। भारत को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भले न्यूयॉर्क में हो थोड़ा सा, या वॉशिंगटन में हो, जहाँ पे हिंदुस्तानियों की आबादी बुद्धिजीवी थोड़ी वर्ग सी रह रहा ज्यादा है, है। जी। तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि हाँ यार, इंडिया में क्या हो रहा है। खास करके जैसे अभी, जैसे अब लोग कहते हैं ना कि भाई जैसे लिबरल मीडिया तो राइट विंग के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो किताबें आ रही हैं वो उसमें भारत का राइट विंग कहीं नहीं है, वहां पे हंगरी के राइट विंग पे चर्चा हो रही है। अभी एक अटलांटिक की एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़ी, तो उनके पति भी बहुत बड़े यूरोप के हंगरी के सांसद रहे एक समय में, लिबरल राइट विंग के रहे। तो उनकी किताबें बड़ी अच्छी सी किताबें, पुलित्जर प्राइज मिला था उस दूसरी किसी किताब को उनके। तो उनकी किताब मैंने पूरी किताब पढ़ी, उसमें राइट विंग का ही है कि उभार कैसे हुआ यूरोप में। तो उसमें भारत की तो चर्चा ही नहीं है, मतलब एक लाइन तक नहीं है। वो सब हंगरी में क्या हो रहा है, सही पोलैंड में क्या हो सही रहा है, आप कह रशिया रहे हैं में क्या हो कि रहा यही यही बात चीन में भी है कि है। हाँ, चीन में भी, मैं अभी वहां के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी कि वहां क्या भारत के संदर्भ में क्या बातें होती, क्या बहुत कोई बड़ी घटना, बहुत कुछ हो गया। इवन वहां पे जो गलवान घाटी को लेकर के यहाँ इतनी रिपोर्टिंग हुई, सारी कुछ ही वहां एक सिंपली वहां पे रिपोर्ट कर दिया गया, और एक कि वहां भारत में ये चर्चा हो रही है, बस इससे ज्यादा भारत बहुत में वहां जो नहीं होती। हमेशा होता है ना कि H1B और वीजा, चीन में भी H1B यूएस की वीजा। चर्चा, अमेरिका की चर्चा ज्यादा होती है। देखिए यहाँ की। ग्लोबल पे तो अभी चाइना और अमेरिका ही रहने वाले हैं, क्योंकि जी। देखिए अब वो चाइना अमेरिका का फेज पूरा हो गया वर्ल्ड पावर रहने का। तो हाँ। हमारे जीते जी हम लोग ये देखेंगे अगले 20-25 साल में कि चाइना विल बी द सुपर पावर, और अमेरिका की हालत थोड़ी सी कमजोर होगी अगर इन्होंने रीइन्वेंट नहीं किया तो। जो कि मजेदार बात है अमेरिका की, अमेरिका ये सब सोचता है कि हमको रीइन्वेंट करना है, कैसे करना है वो इनका चैलेंज है, तो वो चैलेंज पे काम कर रहे हैं। इंडिया में जो सबसे ज्यादा बात होती है ये आपके H1B वीजा हमेशा हाँ। उसकी बात होती है, या सुंदर पिचाई बन गए या सत्या नडेला बन गए। लोग ये नहीं समझते हैं कि सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे कोई भी आदमी हो, वो तब तक अमेरिका में यहाँ पे किसी कंपनी के सीईओ नहीं बनते जब तक वो अमेरिकी सिटीजन ना हो जाए, या इंदिरा नुई हो। हमारे लिए क्या है ना कि अरे इंडियन ओरिजिन यार, वहां पे कोई देशभक्ति नहीं है ना, सबको सिटीजन बनना है यहाँ पे। हाँ। तो सब वो अमेरिकी नागरिक हैं, एंड दे डोंट केयर। मतलब वो ठीक है, नॉस्टैल्जिया है, चले गए खड़गपुर में भाषण दे दिया, सब ठीक है अपने आप सही में, बात है। बट अल्टीमेटली नो वन केयर्स। उनका अपना पैसा बन रहा है, कॉर्पोरेट का वो चल रहा है काम। H1B वीजा के लिए यहाँ पे इंडियन लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि यार ये है वो है, तब तक जब तक उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता है। जिस दिन ग्रीन कार्ड मिल गया भारतीय समुदाय के किसी आदमी को, उसके बाद भारत के लिए ठीक है, मतलब महीने में एक बिल्कुल बार बात कर लेंगे। सही आप कह रहे हैं कि वहां पर भी अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हाँ, बजाय इसके कि एक वो। बहुत एक्साइटिंग बात लोग कहते हैं यहाँ पे कि जब तक यहाँ जो भारतीय आता है, तो हाँ। जब तक उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तब वो डेमोक्रेट रहता है हाँ। ना, कि ह्यूमन राइट्स की बात करेगा कि भाई बड़ा हाँ। अत्याचार हो रहा है माइग्रेंट्स पे, जो भारतीय आते हैं भाई उनको अपॉर्चुनिटीज कम है, नियम बड़े कड़े हैं और बहुत कठिन है, और ये सब चलती है बातचीत। जैसे वीजा के नियम, अमेरिका के जो वीजा के नियम है दुनिया में सबसे कठोर हैं, है ना। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ। हाँ। कोई भी भारतीय अपने वीजा स्टेटस के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ये नहीं पता कि साहब अगले 2 साल वो इस देश में रहेगा कि नहीं रहेगा। वो एकदम एज पे चलता है। जी। जैसे मैं यूरोप में भी रहा हूँ, मैं लंदन में रहा हूँ 2 साल, तो अगर वहां कोई, मैं तो वहां नौकरी करने गया था, और अगर मैं लंदन में 5 साल नौकरी करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वहां पे परमानेंट रेसिडेंट हो जाता हूँ, ठीक है। अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भारतीय लोगों के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलने में, नॉर्मल रूट में जो ग्रीन कार्ड है वो 12 साल और 18 साल तक लग रहे हैं आज की तारीख में, ये कोई नहीं बताता है उनको।
ठीक है सुशील जी, इस पर भी चर्चा हम करेंगे और आपसे बीच बीच में कुछ मुद्दों पर, खास तौर पे जो भारत से जुड़े मुद्दे होंगे या अमेरिका के अपने भी मुद्दे होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। बड़ी रोचक जानकारी दी आपने। और चूंकि आज हम लोग कोविड का जो थर्ड वेव की जो स्प्रेडिंग हो रही है भारत में भी बढ़ रही है, उसको लेकर के कि अमेरिका में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं रोकने के, उस पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और दोनों की तुलना क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इस पर भी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर आपसे आगे भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।